सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये जेपीएससी मेंस पेपर 4 की क्लास हो रही है, जिसमें आज हम लोग डीपीएसपी को शुरू करेंगे, जो कि हम लोग का चैप्टर 4 रहेगा। इस चैनल का इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप उसके थ्रू ऐड हो सकते हैं। तो हम लोग का जो 4th चैप्टर है वो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये काफ़ी ईजी चैप्टर रहेगा, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि भारतवर्ष के संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विवेचना कीजिए एवं उसका महत्व बतलाइए। यानी कि जो भी हम लोग का डीपीएसपी है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, उनकी विवेचना करना है। विवेचना करने का मतलब हो गया क्या कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो भी विषय है, उनके सभी पक्षों को और उनके सभी तथ्यों और वास्तविकता जो भी है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग को इसके बारे में विचार करना है। तो क्वेश्चन है, भारतवर्ष के संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विवेचना कीजिए तथा उसके महत्व को बतलाना है। यानी कि विवेचना भी करना है इसके सभी पक्षों का, और साथ ही साथ इसका क्या महत्व है उसको भी बताना है। तो जैसे कि हम लोग को पता है, हमारे संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 36 से लेके 51 के बीच में जगह दिया गया है, और इसे जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य था कि जो भी हम लोग के संविधान के प्रस्तावना में जो भी उल्लेख था, जैसे सामाजिक हो गया, राजनीतिक न्याय हो गया, या फिर भाईचारा बनाए रखना, ये सब जो भी चीज़ हम लोग का था वो सबका व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए संविधान में हम लोग को नीति निर्देशक तत्वों को ऐड किया गया था। साथ ही हम लोग को ये भी पता है कि जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय नीति निर्देशक तत्व नहीं थे, क्योंकि सरकार के पास इतनी धन नहीं थी कि वे इन्हें उपलब्ध करा सकते हैं। जिस कारण केटी शाह ने तो ये भी कहा था कि नीति निर्देशक तत्व एक इस प्रकार के चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा अनुसार करता है। यानी कि कुल मिलाकर सरकार के पास जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय उतनी धन या फिर उतने संसाधन नहीं था कि नीति निर्देशक तत्व में जो भी चीज़ों को बोला गया था उन सारी चीज़ों को अप्लाई कर सके। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय एवं बंधुत्व की भावना को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 के भाग 4 में उल्लेखित किया गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये ऐसे तत्व हैं जो देश के लिए आवश्यक है, किंतु संविधान बनते समय सरकार के पास इतने धन या संसाधन नहीं थे जो उन्हें उपलब्ध करा सके। अतः यह सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। जिस कारण केटी शाह ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा अनुसार करता है, और नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य क्या हो गया कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। नीति निर्देशक तत्व को लिया कहाँ से गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जो कि हम लोग के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच में रखा गया है। इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो जो भी हम लोग के प्रस्तावना में उल्लेखित था, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक और बंधुता, ये सब की भावना को व्यवहारिक रूप प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अब इसमें क्या है, तो सबसे पहले अनुच्छेद 36 में क्या है, तो इसका परिभाषा दिया गया है। फिर अनुच्छेद 37, तो 37 में बोला गया है क्या कि इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, अर्थात यह न्यायालय द्वारा परिवर्त्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। फिर अनुच्छेद 38, तो इसमें सरकार क्या करेगा, लोक कल्याणकारी कार्य करेंगे, यानी कि सरकार जनता का कल्याण करेगी, जैसे कि राशन कार्ड। फिर अनुच्छेद 39, इसमें बताया गया है कि समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, किसी में भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। 39 का कॉम में निःशुल्क विधिक सहायता। 40 में हो गया ग्राम पंचायत का गठन। तो 40 में क्या हो गया कि ग्राम पंचायत का गठन का प्रावधान किया गया है, और जिससे स्वायत्त शासन मजबूत होगा। यानी कि स्थानीय शासन को मजबूती प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 41। तो अनुच्छेद 41 में बताया गया है कि कुछ दशा में सरकारी सहायता, जैसे कि वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन मिलेगा। अनुच्छेद 42 में है न्याय संगत कार्य की मनुचित दशा तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना, जैसे गर्भवती महिला द्वारा कठोर शारीरिक श्रम ना करना। ये सारा आर्टिकल्स हम लोग पहले भी 2-3 बार कर चुके हैं, तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिर अनुच्छेद 43, निर्वाह योग्य मजदूरी, अर्थात इतना वेतन दिया जाए कि परिवार चल सके। अनुच्छेद 44 में समान सिविल सहायता का बात किया गया है, यानी कि सभी धर्म के लिए विवाह और तलाक की शर्तें क्या होगी, समान होगी, भले ही शादी का जो रीति होगा वो अलग अलग हो सकता है। फिर अनुच्छेद 45, तो अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है, तथा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को
निःशुल्क शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। फिर अनुच्छेद 46 में क्या हो गया, तो एसटी, एससी और ओबीसी के विशेष आरक्षण। अनुच्छेद 47 हो गया, सरकार पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी तथा नशीली दवाइयाँ एवं शराब पर प्रतिबंध लगाएंगी। यानी कि जो भी नशीली दवाई है या फिर शराब है उस पर प्रतिबंध लगाना सरकार की जिम्मेदारी है। अनुच्छेद 48, तो राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा और दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाएगा। तो दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने का प्रावधान अनुच्छेद 48 में किया गया है। और 48 का क में बताया गया पर्यावरण से संबंधित चीज़। तो अनुच्छेद 48 का क में पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। फिर आता है अनुच्छेद 49, इसमें क्या हो गया कि राष्ट्र स्मारकों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा, जैसे कि ताजमहल। अनुच्छेद 50 में क्या हो गया कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखा गया। फिर अनुच्छेद 51, तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना या फिर अंतर्राष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता द्वारा सुलझा देना, इस अनुच्छेद के तहत भारत यूएनओ का सदस्य बना। तो हम लोग का जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है। तो हम लोग सारा आर्टिकल्स को देख लिए कि 36 से लेके 51 तक क्या है, आखिर टीपीएसपी को कैसे करके भारत के संविधान में ऐड किया गया, ये सारा आ गया। अब इसका मूल्यांकन, तो इसका मूल्यांकन कर लेते हैं कि क्या हुआ इसमें। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में उपरोक्त निर्देश दिए गए हैं जिसका पूर्ण रूपेण क्रियान्वयन नहीं हो सका है, किंतु इस तथ्य से इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि सरकार ने इस दिशा में कोई कार्य ही नहीं किया। यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो भी चीज़ बताया गया वो पूरी तरीके से क्रियान्वित नहीं हुई है, लेकिन ये भी हम लोग नहीं बोल सकते कि सरकार इसको क्रियान्वित करने के लिए किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया। सरकार के द्वारा इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं जिसके परिणाम स्वरूप लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना संभव हो पाई है, और ये प्रयास निम्नलिखित हैं। तो जिसमें से पहला आ जाता है कि भूमि संबंधी कानून के तहत जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। फिर 2 में आ जाता है अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पंचायती राज को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए अनेक कानून बनाए गए और संविधान संशोधन 73वां यानी कि 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया और उन्हें कुल 29 विषय दिए गए। यानी कि आर्टिकल 40 में हम लोग को बताया गया था कि पंचायत का गठन होगा, यानी कि स्थानीय शासन को शक्ति प्रदान करने के लिए पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया था। तो यहाँ पे बताया गया कि 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था और उसमें कुल 29 विषय दिए गए थे। फिर तीसरा आ जाएगा कि लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास के लिए अनेक बोर्डों की स्थापना की गई। यानी कि अनुच्छेद 43 में जो बोला गया था कि निर्वाह योग्य मजदूरी होगा, तो निर्वाह योग्य मजदूरी के लिए सरकार ने क्या किया कि लघु और कुटीर उद्योगों का विकास किया, जिससे कि लोगों को रोजगार मिलेंगे और उन्हें निर्वाह योग्य मजदूरी भी मिल सकेगा। फिर हो गया 4 में हो गया प्रारंभिक शिक्षा के विकास के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन तथा अन्य कार्यक्रम चलाए गए। वर्तमान में इसे और भी कारगर बनाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया। तो जैसा कि हम लोग आर्टिकल 45 में मेंशन था कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी होगी, तो उसी के तहत सरकार ने क्या किया, सर्व शिक्षा अभियान चलाएं और इसके अलावा कई प्रकार के राष्ट्रीय साक्षरता मिशन और अन्य कार्यक्रम भी चलाएं, जिससे कि जो भी 6 से 14 वर्ष के बच्चे उन्हें शिक्षा मिल सके। फिर है 5वां पॉइंट क्या हो गया कि राष्ट्र स्मारक तथा ऐतिहासिक जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो अनुच्छेद 49 में क्या था कि राष्ट्र स्मारकों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा, तो उसके लिए भी सरकार कदम उठा रही है। फिर एक कृषि का वैज्ञानिक तरीका से विकास करना और पंचवर्षीय योजना द्वारा सामाजिक और आर्थिक विकास करना। यानी कि सरकार जो भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो भी चीज़ मेंशन था उन सारा चीज़ को पूरी तरह से तो सरकार लागू नहीं कर पाई, लेकिन उन्होंने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जिससे कि अधिकतम चीज़ों को लागू कर सके और जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके, अच्छी जीवन मिल सके। उपरोक्त सारे प्रयासों के द्वारा प्रस्तावना एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना को प्राप्त करने के प्रयास में सरकार निरंतर अग्रसर है। यानी कि क्या हो गया कि हम लोग के जो भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये जो आए थे, इनके पीछे का मुख्य उद्देश्य ही था कि प्रस्तावना में जो भी उल्लेख है उनको व्यवहारिक रूप प्रदान करना, तो इसके लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या था कि विवेचना करना है और इसके महत्व को बताना है, यानी कि इसके सभी पक्षों को लेते हुए हम लोग को इसके बारे में विचार करना है। तो हम लोग ने क्या किया कि सबसे पहले देख लें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आखिर कहाँ पे उसको जगह दिया गया है, कौन सा देश से लिया गया है और किस प्रकार से उसको संविधान में ऐड किया गया। इसके अलावा इसमें जो भी चीज़ बताया गया उन सारी चीज़ को कंप्लीट कर लिए।
प्लस क्या हो गया कि इसके लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, यानी कि नीति निर्देशक तत्व के लिए, यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए सरकार ने कैसे कदम उठाए, और उस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के क्रियान्वयन की आलोचनात्मक व्याख्या करें। यानी कि इनका व्याख्या तो करना है, लेकिन किस प्रकार से, आलोचनात्मक रूप से। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का, सिद्धांतों का क्रियान्वयन की आलोचनात्मक व्याख्या करें। यानी कि जो भी राज्य के डीपीएसपी उनके क्रियान्वयन करने के लिए उनका क्रियान्वयन का आलोचनात्मक व्याख्या करना है। जो फिर से हम लोग को सेम चीज़, तो नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन की दिशा में बहुत कुछ किया जा चुका है और निरंतर किया जा रहा है, किंतु अभी भी इस दिशा में जो कुछ भी किया गया है कम है और बहुत कुछ किया जाना बाकी है। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को क्रियान्वित करने की दिशा में बहुत सारे काम किए गए हैं, लेकिन जितना भी किया गया वो अभी भी कम है और बहुत सारा काम अभी भी किया जा रहा है। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक असमानता अभी भी देश में ज्यों का त्यों बना हुआ है। जो भी राजनीतिक हो गया, सामाजिक हो गया, आर्थिक असमानता हो गया, ये भी राज्य में अभी तक ज्यों का त्यों बना हुआ है और देश में लोगों का जीवन स्तर अभी भी क्या है, काफ़ी निम्न है। और बेरोजगारी की समस्या, इसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे कि बेरोजगारी की समस्या और गंभीर बनती जा रही है। भारत के सभी राजनीतिक दल सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थिति प्राप्त करने का संकल्प लगातार दोहराते रहे हैं, लेकिन इस दिशा में जैसा ठोस कार्य अपेक्षित था वैसा नहीं किया गया। यानी कि राज्य के देश में जो भी राजनीतिक दल है वे सामाजिक न्याय दिलाएंगे, आर्थिक न्याय दिलाएंगे, इस प्रकार के सारा संकल्पना तो बार बार भी प्रस्तुत करते हैं, लेकिन इनको व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए इनके द्वारा जो भी कदम उठाया गया है वे उस प्रकार से नज़र नहीं आते हैं कि जिस प्रकार से हम लोग को लग रहा था। नीति निर्देशक सिद्धांतों की क्रियान्वयन की आलोचना निम्न प्रकार है। सबसे पहला आ गया निर्धनता और बेरोजगारी की समस्या बरकरार। यानी कि अभी तक गरीबी और बेरोजगारी बरकरार है। भूमि सुधार कानून का व्यवहार में नहीं है, यानी कि प्रैक्टिकली ये अप्लाई नहीं हो पाया है। सामाजिक एकरूपता का अभाव है, अभी भी बहुत जगह पे सामाजिक विभेद देखने को मिलता है और मध्य निषेध की समस्या अभी तक कायम है। तो इसमें 4 पॉइंट है, ये चारों पॉइंट को एक एक करके हम लोग डील करेंगे। तो सबसे पहला आता है निर्धनता और बेरोजगारी की समस्या बरकरार। तो निर्धनता और बेरोजगारी की समस्या, यानी कि राज्य के मतलब कि जब संविधान का निर्माण हुआ था उसमें भी देश में निर्धनता और बेरोजगारी की समस्या बरकरार थी और इसी सबको ख़त्म करने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लगाया गया, परंतु उनके लाने के बाद भी काफ़ी इसमें सुधार नहीं हुआ है। तो इसके लिए मुख्यतः पंचवर्षीय योजना का लाया गया था, जिसमें समाजवादी समाज की स्थापना करना मुख्य उद्देश्य था। तो समाजवादी समाज की स्थापना करना मतलब क्या हो गया कि देश में गरीबी, अमीरी, ऊंच नीच का भेदभाव को खत्म करना। लेकिन धीरे धीरे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती गई। अब अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो गई तो आय और धन के बीच में असमानता काफ़ी अधिक हो गई, यानी कि जो धनी व्यक्ति थे वे और अधिक धनी होते चले गए और जो निर्धन व्यक्ति थे वे और अधिक निर्धन होते चले गए। यानी कि कुल मिला के जो धनी व्यक्ति और निर्धन के बीच की खाई काफ़ी अधिक चौड़ी होती चली गई। हालांकि केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर गरीबों की स्थिति को सुधार करने के लिए, मजदूरों की स्थिति को सुधार करने के लिए या फिर दलितों की स्थिति को सुधार करने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए, लेकिन उनसे जिस प्रकार की हम लोग अपेक्षा करते थे उस प्रकार का परिणाम नहीं निकला और बेरोजगारी और निर्धनता की समस्या लगभग बना ही रहा और परिणाम स्वरूप लगभग 22% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। तो दूसरा आ जाएगा हम लोग का भूमि सुधार कानून व्यवहार में नहीं है, यानी कि भूमि सुधार कानून तो हमने बना दिए लेकिन प्रैक्टिकली वो सही रूप से लागू नहीं हो पाया। तो भूमि सुधार कानून के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए काफ़ी कानून बनाए गए, लेकिन हर कानून में कुछ न कुछ कमी रह गया और अधिकांश राज्य में यह कानून जो सही तरीके से क्रियान्वित नहीं हो पाया। और साथ ही साथ जो छोटे किसान थे और भूमिहीन श्रमिक थे उनकी समस्या पहले की अपेक्षा काफ़ी अधिक बढ़ने लगी। और ऐसा जो एक नारा है कि जो भूमि पे जोतेंगे अधिकार उन्हीं का होगा, तो वो नारा भी यहाँ पे सफल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो भूमि सुधार कानून व्यवहार में नहीं है। इसमें क्या आ जाएगा कि केंद्र और राज्य सरकारों ने भूमि सुधार से संबंधित अनेक कानून पारित किए हैं, लेकिन इन कानूनों में कुछ कमियां रही है। तो कोई भी कानून का कमी रहेगा ही, लेकिन अधिकांश राज्यों ने इन कानूनों को क्रियान्वित उचित ढंग से नहीं हो पाई। छोटे किसान और भूमिहीन श्रमिक की समस्या पहले की अपेक्षा कम होने के बजाय और बढ़ गए हैं। और भूमि पर जोतने वालों का अधिकार हो, भूमि पर जोतने वाले का अधिकार, यानी कि भूमि पर जो किसान खेती कर रहे हैं उसका ही भूमि पर अधिकार हो का नारा यथार्थ से कोसों दूर है। फिर आता सामाजिक एकरूपता का अभाव। तो जैसे कि हम लोग के सामाजिक एकरूपता का अभाव, तो जैसे कि अनुच्छेद 44 में
समान सिविल संहिता का बात किया गया था, यानी कि हिंदू मुस्लिम में शादी का रीति, तलाक का रीति सब क्या होगा, सेम होगा। तो इसमें क्या हो गया कि अनुच्छेद 44 में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत अपनाने की बात कही गई थी, यानी कि यह सिद्धांत क्या होगा कि पूरे देश के लिए नागरिक व्यवहार संहिता तैयार करना अथवा समान नागरिक संहिता लागू करना, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता को लागू करने की बात की गई थी, लेकिन भारत सरकार ने अभी तक इसको लागू नहीं कर पाए। हालांकि भारत सरकार ने हिंदुओं के लिए हिंदू विवाह अधिनियम और हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम पारित किए हैं, किंतु आज तक सभी नागरिकों के लिए एक नागरिक व्यवहार सिद्धांत नहीं बनाई जा सकी है, और हिंदू तथा मुसलमानों के लिए विवाह, उत्तराधिकारी, तलाक तथा अभिभावक संबंधी कानून आज भी अलग अलग हैं। यानी कि कुल मिला के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो आर्टिकल 44 के तहत बोला गया था कि समान नागरिक संहिता को लागू किया जाएगा, यानी कि सभी धर्म के लिए शादी तलाक की रीतियाँ सेम होगी, लेकिन अभी तक भारत सरकार के द्वारा इसको लागू नहीं किया जा सका। हालांकि इसके जगह पर दो चीज़, एक हिंदू विवाह अधिनियम और एक हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम को पारित किया गया है, लेकिन समान नागरिक संहिता को लागू नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से हिंदू मुसलमान में विवाह हो गया, उत्तराधिकारी हो गया, तलाक हो गया, ये सब की अलग अलग कानून हैं। तो यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मेंशन होने के बावजूद भी अभी तक इसको लागू नहीं किया गया, जो कि सरकार की नकारात्मकता को बता रही है। उसके बाद मद्य निषेध की समस्या कायम। तो मद्य निषेध की समस्या कायम, तो जैसे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत अनुच्छेद 47 में बोला गया था कि सरकार जो है वो पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएंगी तथा नस्ली दवाई और शराब पर प्रतिबंध लगाएंगी, लेकिन ऐसा व्यवहारिक रूप से अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो नागरिकों के नैतिक विकास के लिए अनुच्छेद 47 मादक वस्तुओं के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देता है। कुछ राज्य में मद्य निषेध के लिए कुछ कानून तो बनाए गए, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें रद्द कर दिया गया। व्यवहारिक रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकारों ने अपने आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से मद्य निषेध को लागू नहीं किया है, यानी कि राज्य सरकार अपने आय में वृद्धि करने के लिए मद्य निषेध को लागू नहीं किया है, यानी कि उसको प्रतिबंध नहीं किए हैं। कहने का सही है कि राज्य सरकारों ने इस विषय में काफ़ी उदासीनता दिखाई है और फलतः उचित कार्यान्वयन नहीं हो सका। तो ये भी क्या हो गया, नेगेटिव का ही बात कर रहा है, आलोचना ही हो रहा है कि नीति निर्देशक तत्व में मेंशन होने के बावजूद भी राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार इसके कोई भी कड़ा फैसला नहीं ले रही है। अब है बच्चों और महिलाओं के शोषण आज भी जारी है। तो केंद्र और राज्य सरकारों ने बच्चों और महिलाओं को शोषण से बचाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, फिर भी आज बच्चों और महिलाओं का शोषण निरंतर जारी है। बंधुआ मजदूरी और बाल मजदूरी के कानून बनाकर समाप्त तो कर दिया गया, लेकिन व्यवहार में बच्चे आज भी इनका शिकार हो रहे हैं। तो हम लोग देखते भी हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, तो हालांकि ये संवैधानिक रूप से तो सही नहीं है, लेकिन ये हो रहा है। गाँवों और शहरों में बच्चे मजदूरी करते देखे जा सकते हैं, उनसे अमानुषिक कार्य कराए जाते हैं। यानी कि सिंपल सा बात है कि अगर छोटा बच्चा है तो उससे हम लोग बहुत हार्डवर्क नहीं करा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो वे हार्डवर्क करते हैं, हम लोग ज़बरदस्ती उनसे करवाते हैं, तो वही क्या हो गया, अमानुषिक कार्य हो गया। कानूनी रूप से स्त्री पुरुष को समानता का अधिकार दिया गया है, लेकिन किसी भी क्षेत्र में इसे व्यवहारिक रूप से नहीं दिखाया जा सकता। बोला तो गया है कि समान स्त्री और पुरुष के लिए समान काम के लिए समान वेतन होगा, यानी कि दोनों के और किसी प्रकार का दोनों में विभेद नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिकली ये सब नहीं देखा जाता है। घर में, सरकारी और निजी क्षेत्र में, कार्यालय में आज भी महिलाओं के साथ असमान व्यवहार किया जाता है, उन्हें पुरुषों के बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता है। यही नहीं, उनका शारीरिक और मानसिक शोषण भी किया जाता है। यानी कि कुल मिला के इसमें बताया गया कि बच्चों और महिलाओं का शोषण अभी भी जारी है, क्योंकि हम लोग कंटिन्यू देखते ही रहते हैं कि छोटे बच्चे से हम लोग बहुत सारे हार्डवर्क भी कराते हैं, या फिर महिलाओं का अगर जहाँ पे समानता की बात है तो महिलाओं के साथ आज भी उस प्रकार के समानता नज़र नहीं आता है। पुरुषों के समान कोई भी कार्यालय हो या फिर कोई भी ऑफिस हो, महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन या फिर बहुत सारी समस्या उत्पन्न होती है। तो ये सारे कुछ चीज़ें हो गई जो कि हम लोग को बताते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मेंशन होने के बावजूद भी ये सारे चीज़ बहुत अच्छे तरीके से लागू नहीं हो पाते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन ही था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का जो क्रियान्वयन है हुआ उसका आलोचना करना है। तो सबसे पहले हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व देख लिए, उसके बाद कि उसमें जो भी चीज़ मेंशन था उसको क्या सही तरीके से ग्राउंड लेवल पे वो लागू हो पाया, तो उसको देखे तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, जिसको अभी तक सरकार सॉल्व करने का प्रयास करते रह रही है। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन था हम लोग का कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के क्रियान्वयन की आलोचनात्मक व्याख्या करें, तो ये हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है
नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण करें। तो जो भी नीति निर्देशक तत्व हैं उनका वर्गीकरण करना है। तो नीति निर्देशक तत्वों को सामान्यतः समाजवादी, गांधीवादी, बौद्धिकतावादी आदि संदर्भों में व्याख्यायित किया जाता है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न है। यानी कि कुल मिला के नीति निर्देशक तत्व को हम लोग समाजवादी तरीके से बांटेंगे, गांधीवादी और बौद्धिकतावादी तरीके से हम लोग देखेंगे कि समाजवादी सिद्धांत में क्या क्या आ जाएगा, गांधीवादी में क्या क्या आ जाएगा और बौद्धिकतावादी में क्या क्या आ जाएगा। तो समाजवादी सिद्धांत, इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो समाजवादी सिद्धांत मतलब क्या हो गया कि जो भी हम लोग का देश में गरीबी अमीरी हो गया या फिर ऊंच नीच हो गया, भेदभावपूर्ण जीवन हो गया, उसको समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था। या फिर जितने भी प्रकार के शोषण प्रथा है, जैसे कि सामाजिक शोषण, आर्थिक शोषण या फिर राजनीतिक शोषण हो गया, ये सबसे मुक्ति दिलाना ही क्या है, समाजवादी सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है। और भारत के संविधान में भी समाजवादी दर्शन को स्थान दिया गया है। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। और साथ ही साथ इसको लोकतांत्रिक समाजवादी का नाम भी दिया जाता है। इसके तहत क्या करते हैं सरकार, यानी कि लोकतांत्रिक समाजवादी, यानी कि लोगों का कल्याण करने के लिए, अमीरी गरीबी को मिटाने के लिए सरकार क्या करती है कि राष्ट्रीयकरण करती है और राष्ट्रीय संपदा का यथोचित वितरण करने का प्रयास करती है। और समाजवादी दर्शन के तहत अमीर के द्वारा जो भी संपत्ति अर्जित किया जाता है उस पर करारोपण करके उन पैसों से सरकार बहुत सारे कार्यक्रमों का संचालन करती है, जिससे कि गरीबी अमीरी या फिर जो भी भेदभावपूर्ण है या फिर जो भी शोषण प्रथा है उसको समाप्त किया जा सकता है। तो समाजवादी सिद्धांत में क्या हो जाएगा कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी मूल्य को महत्ता प्रदान किया गया। तो हम लोग पढ़े थे कि इस प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द को ऐड किया गया था। तो संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी मूल्य को महत्ता प्रदान किया गया है, जो समानता के आदर्श पर आधारित है और समाजवाद के जरिए अमीरी गरीबी, ऊंच नीच, भेदभावपूर्ण जीवन को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। समाजवाद का अभिप्राय है भारतीय समाज में सभी प्रकार के शोषण प्रथा, यानी कि 3 प्रकार के, सामाजिक शोषण, आर्थिक शोषण और राजनीतिक शोषण से मुक्ति दिलाना। यानी कि समाजवादी का अभिप्राय क्या हो गया कि जितने भी शोषण प्रथा है, यानी कि सामाजिक शोषण, आर्थिक शोषण और राजनीतिक शोषण, इन तीनों शोषण से मुक्ति दिलाना है। भारतीय संविधान ने जिस समाजवादी दर्शन को अपनाया है उसे लोकतांत्रिक समाजवाद का नाम दिया गया है। पहले भी हम लोग इसको कंप्लीट कर चुके हैं, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले स्वरूप को अपनाते हैं। इसके तहत अर्थव्यवस्था का राष्ट्रीयकरण एवं सरकारों द्वारा राष्ट्रीय संपदा का यथोचित वितरण करने का अधिकार है। यानी कि कुल मिला के अमीरी गरीबी ये सब हटाने के लिए सरकार राष्ट्रीयकरण भी कर सकती है और जो भी संपदा है उसको सभी के बीच में यथोचित वितरण करने का भी अधिकार है। तो साथ ही निजी पूंजी एवं कंपनी संचालन को भी मान्यता दी जाती है। इसी समाजवादी दर्शन के तहत अमीरों द्वारा अर्जित संपत्ति पर करारोपण कर सरकारी मिशनरी के माध्यम से गरीबी निवारण का प्रयास किया जाता है। यानी कि जो भी अमीर व्यक्ति की द्वारा अर्जित संपत्ति होता है उस पर टैक्सेशन करके उससे जो धन मिलता है उसका उपयोग करके सरकार सरकारी मिशनरी के माध्यम से गरीबी निवारण का प्रयास करती है। हालांकि भारत 1991 में नई आर्थिक नीति के माध्यम से भारतीय समाजवाद को पूंजीवाद की दिशा में मोड़ने का भी प्रयास किया गया है, जिसके बाद सामाजिक असमानता में वृद्धि हुई है तथा कई वर्गों का स्तरीकरण हुआ। फिर नीति निर्देशक तत्व, ये सब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अब नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से राज्यों को ऐसी सामाजिक व्यवस्था निर्धारित करनी होती है जिसके माध्यम से आर्थिक शक्ति का विभाजन समाज के विभिन्न वर्गों के बीच संभव हो सके। यानी कि जो भी पैसों का बंटवारा है वो समाज के सभी वर्गों के बीच में हो सके, ऐसा नहीं कि कुछ ही वर्ग में सिमट कर रह जाए। संविधान के भाग 4, हम लोग को पता है कि नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक दिया गया है, जिसमें से समाजवादी तत्व इंगित करता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण करना है, यानी कि हम लोग को जो भी डीलिंग करना है वो नीति निर्देशक तत्व का ही होगा। इसमें कुछ क्या कर लिए हम लोग, एक समाजवादी तत्व होगा, गांधीवादी तत्व होगा और बौद्धिकतावादी तत्व होगा। अब हम लोग का जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है, इन्हीं आर्टिकल्स में से यही आर्टिकल्स क्या होगा, इन्हीं में से कुछ समाजवादी तत्व होंगे, कुछ गांधीवादी तत्व हो जाएंगे और कुछ बौद्धिकतावादी तत्व होंगे। तो बस हम लोग उन्हीं आर्टिकल्स का फिर से यहाँ पे जिक्र करेंगे। तो समाजवादी तत्व में क्या क्या आ जाएगा, अनुच्छेद 38 आ जाएगा, अनुच्छेद 39 आ जाएगा, अनुच्छेद 39 का क आ जाएगा, अनुच्छेद 41 आ जाएगा और अनुच्छेद 42, 43 और अनुच्छेद 46, ये आर्टिकल्स जो है ये समाजवादी तत्व में आ जाएंगे। समाजवादी मतलब क्या कि लोगों का कल्याण करने के लिए, यानी कि वो सारा आर्टिकल जिससे कि लोगों का कल्याण होगा वो सब किस में आ जाएगा, समाजवादी में आ जाएगा।
तो अनुच्छेद 38 में क्या हो गया, फिर से आगे वही कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि अर्थात सरकार जनता का कल्याण करेगी, जैसे कि राशन कार्ड। अनुच्छेद 39 समान काम के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 का कॉम में क्या आ गया, तो निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 41 में हो जाएगा हम लोग का कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, जैसे कि वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन हो जाएगा। अनुच्छेद 42 में क्या हो जाएगा कि न्याय संगत कार्य की मनुचित दशा और प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना, यानी कि गर्भवती महिला के द्वारा कोई भी हार्ड वर्क नहीं करा जाएगा। अनुच्छेद 43 में कि कोई भी ऐसा काम ऐसा काम दिया जाएगा जिससे कि उनका जीवन यापन हो सके, यानी कि निर्वाह योग्य मजदूरी की बात किया गया। फिर अनुच्छेद 46 में क्या हो जाएगा, ST SC OBC को आरक्षण देने का बात किया गया। तो ये सारे जो आर्टिकल्स है ये सारे समाजवादी तत्व के अंतर्गत आ जाएंगे, यानी कि इन सारे आर्टिकल्स के माध्यम से समाज के लोगों को कल्याण करने की बात कही गई है। दूसरा आता है गांधीवादी सिद्धांत। तो गांधीवादी सिद्धांत मतलब क्या हो जाएगा कि जो गांधी जी के विचारधारा से प्रेरित होगा। तो ये सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। ये राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा पुनर्स्थापित योजनाओं के प्रतिनिधि करते हैं और गांधी जी के सपनों का साकार करने के लिए उनके कुछ विचारों के निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। ये राज्य से अपेक्षा करते हैं, यानी कि सिंपल सा जो गांधी जी की जो सोच था वो सारा जो आर्टिकल्स रिप्रेजेंट करेगा वही सारा आर्टिकल्स को गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत रखा गया। जैसे कि अनुच्छेद 44 जो कि पंचायत से संबंधित है, ग्राम पंचायत का गठन होना चाहिए जिससे स्वायत्त शासन मजबूत हो सके, यानी कि स्थानीय शासन को मजबूती प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। फिर अनुच्छेद 43 में निर्वाह योग्य मजदूरी की बात किया गया है। अनुच्छेद 43 का कौन, तो जो अनुच्छेद 43 है ये समाजवादी सिद्धांत में भी आता है, यानी समाजवादी सिद्धांत तत्व में भी आते हैं, और अनुच्छेद 43 गांधीवादी तत्व में भी आते हैं। फिर 43 का कौन, उद्योग प्रबंध में कामगारों की भागीदारी। अनुच्छेद 46 ST SC OBC के लिए विशेष आरक्षण। तो ये भी हम लोग का समाजवादी तत्व भी थे और गांधीवादी तत्व में भी आएंगे। फिर अनुच्छेद 47 कि सरकार पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी तथा नशीली दवाई एवं शराब पर प्रतिबंध लगाएंगे। और अनुच्छेद 48 में क्या हो जाएगा कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा और दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाएगा। ये हम लोग का आर्टिकल 48 पावर देता है कि दुधारू पशु चाहे वो गाय हो या फिर कुछ और हो, जो भी हो उसके वध पर रोक लगाती है। अब आता है उदार बौद्धिक सिद्धांत। तो उदार बौद्धिक सिद्धांत या फिर बौद्धिकतावादी सिद्धांत, इसमें क्या हो गया कि इस श्रेणी में उन सिद्धांतों को शामिल किया गया है जो उदारवादिता की विचारधारा से संबंधित है और ये राज्य को निर्देश देता है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 44 आ जाएगा, आर्टिकल 45 आ जाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 48 क 50 और 51 ये आर्टिकल्स जो हैं ये सब हम लोग का उदार बौद्धिक सिद्धांत में आ जाएंगे। तो अनुच्छेद 44 में क्या था, समान सिविल संहिता था, जिसमें क्या था कि शादी तलाक सबकी रीतियाँ सेम होंगी, सब एक ही प्रकार के होंगे, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो या फिर कोई भी धर्म हो। हालांकि हम लोग देखे कि ये अभी तक लागू नहीं हो पाया। अनुच्छेद 45 में क्या था कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी होगी, प्लस 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना भी सरकार की जिम्मेदारी होगी। अनुच्छेद 48 में क्या था कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा तथा दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाएगा। और 48 के कौम में आ गया पर्यावरण वन तथा वन्य जीव की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा, फॉर एग्जाम्पल ताजमहल। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना, और 51 में क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। इसी के तहत भारत क्या है, UNO का सदस्य है। फिर आता है चौथा, शिक्षा तथा संस्कृति से संबंधित निर्देशक तत्व। तो शिक्षा अनुच्छेद 45 में बात किया गया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को सरकार निःशुल्क शिक्षा देंगी, ये सरकार की जिम्मेदारी है। साथ ही साथ 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी सरकार की जिम्मेदारी है। फिर अनुच्छेद 49, तो घूम फिर के वही सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं, बस हम लोग को ध्यान देना है कि कौन सा आर्टिकल्स कहाँ पे सेट हो रहा है। तो अनुच्छेद 49 में क्या है गया कि राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। फिर स्वास्थ्य नीति के संबंधित निर्देशक तत्व, जैसे कि अनुच्छेद 47 में क्या बोला गया था कि शराब पर प्रतिबंध लगाएगा, लेकिन हम लोग आलोचनात्मक विवरण में क्या पढ़े कि राज्य सरकारें अभी तक इसमें कोई कठोर कदम नहीं उठाते, क्योंकि उनसे उन्हें बहुत ज़्यादा आय की प्राप्ति होती है। और अभी जो दिल्ली का जो केस हुआ अरविंद केजरीवाल वाला, उसमें भी कहीं ना कहीं शराब से संबंधित ही चीज़ थे। तो अनुच्छेद 47 में क्या हो गया कि सरकार पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी तथा नस्ली दवाई एवं शराब पर प्रतिबंध लगाएगी। अनुच्छेद 48 का क्या हो जाएगा, तो पर्यावरण तथा वन्य जीव की रक्षा करना और सरकार का कर्तव्य होगा। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन था हम लोग का
कि नीति निर्देशक तत्व का वर्गीकरण करें तो हम लोग उसको समाजवादी तत्व में वर्गीकृत किए, गांधीवादी तत्व में वर्गीकृत किए, उसके बाद बौद्धिकतावादी तत्व में वर्गीकृत किए। इसके अलावा स्वास्थ्य नीति से संबंधित जो भी निर्देशक तत्व उनको देखें। फिर शिक्षा और संस्कृति से संबंधित निर्देशक तत्व देखें। और इसके अलावा हम लोग, तो ये सारा पॉइंट हो गया हम लोग का नीति निर्देशक तत्व से संबंधित। तो हम लोग क्वेश्चन ही था इसका वर्गीकरण करना, तो हम लोग उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए। अब अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक अधिकार में क्या अंतर है? इन दोनों में ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है और किसे उचितता प्राप्त है? तो क्वेश्चन है क्या, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है और मौलिक अधिकार है, इन दोनों में अंतर क्या है, सबसे पहला चीज़। और इन दोनों में से दोनों महत्वपूर्ण कौन है, मतलब दोनों में से उचितता प्राप्त किसको है? तो जैसे कि हम लोग को पता है कि जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय मौलिक अधिकार तो थे लेकिन नीति निर्देशक तत्व नहीं थे। तो संविधान की संकल्पना लोक कल्याणकारी राज्य को व्यवहारिक रूप प्रदान करने हेतु मौलिक अधिकार लिया गया। वहीं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मूल उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने से है। अर्थात दोनों में कुछ समानताओं के बावजूद भी निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। यानी कि संविधान का संकल्पना क्या है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, और इन्हीं चीज़ को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए हम लोग को मौलिक अधिकार दिया गया था। सेम चीज़ था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भी मुख्य उद्देश्य क्या था कि लोक कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना। यानी कि अगर बात किया जाए मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों का मुख्य उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना। यानी कि इन दोनों में कुछ समानता होने के बावजूद भी कुछ कुछ अंतर पाए जाते हैं। उन्हीं अंतरों से पता चलेगा कि मौलिक अधिकार और निर्देशक तत्व में कौन सा किसके ज़्यादा उचितता स्थान प्राप्त है, या फिर दोनों लगभग सेम है। तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है उसको देखते हैं। तो सबसे पहला चीज़ कि जो मौलिक अधिकार है इसको यूएसए के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार को यूएसए के संविधान से लिया गया है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसे भाग 3 में रखा गया है, जबकि नीति निर्देशक तत्व को भाग 4 में रखा गया है। यह नैसर्गिक अधिकार होता है और ये जन्म से ही मिल जाता है। जो मौलिक अधिकार है वो नैसर्गिक होता है और वो हम लोग जैसे ही जन्म लेते हैं उसके साथ ही हम लोग को मिल जाता है। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हुए नैसर्गिक नहीं होते हैं, उसको लागू करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि संविधान निर्माण करने के वक्त सरकार के पास इतने धन या फिर संसाधन नहीं थे कि वे लोगों को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित चीज़ों को उपलब्ध करा सके। यानी एक सिंपल सा बात है, राज्य जब चाहेंगे तब राज्य के नीति निर्देशक तत्व में मेंशन तत्व को लागू करेंगे। यानी कि वो हम लोग को जन्म से नहीं मिलता है। इसके बाद यह है क्या, यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय तथा वाद योग्य है। यानी कि हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है। यानी कि अगर हमको बोलने से कहीं पर रोका जाता है या फिर जो भी मौलिक अधिकार मेंशन उसका हनन होता है, तो उस स्थिति में हम लोग न्यायालय जाके उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। लेकिन अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो भी चीज़ मेंशन है उनमें से अगर हम लोग को कोई चीज़ नहीं मिलता, जैसे कि निर्वाह योग्य मजदूरी की बात किया गया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, लेकिन अगर हम लोग को मजदूरी नहीं मिलता है तो उस स्थिति में हम लोग जाके न्यायालय में केस नहीं कर सकते हैं कि हमको मजदूरी नहीं मिल रहा। ये भी एक मेजर डिफरेंस हो जाएगा। यह सरकार के शक्तियों को घटा देता है, अर्थात ऋणात्मक है। अब सिंपल सा इसको समझते हैं कि अगर मेरे पास बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन अगर हमको बोलने से रोका जा रहा है, यानी कि अगर हम मोदी गवर्नमेंट के बारे में या फिर कोई भी गवर्नमेंट के बारे में कोई आलोचनात्मक टिप्पणी करते हैं तो वो मेरा अधिकार है बोलने का, वो मेरे सोच पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर हमको बोलने से रोका जा रहा है तो उस स्थिति में हम न्यायालय पे केस कर सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये सरकार की शक्ति को क्या करता है, घटा देता है। जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ऐसा नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सरकार पर डिपेंड करता है, यानी कि वहाँ पर सरकार का शक्ति ज़्यादा हो जाता है। फिर आ जाएगा छठा कि इसके पीछे कानूनी मान्यता है और यह निलंबित हो सकता है। मौलिक अधिकार निलंबित भी हो सकता है और यह व्यक्ति की भलाई के लिए, तो व्यक्ति की भलाई के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी है। फिर है एक पॉइंट, मौलिक अधिकार में वर्णित अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य अनुच्छेद 359 के तहत अनुच्छेद 352 की क्रियाशीलता में प्रतिबंध लगाया जाता है। यानी कि जब आर्टिकल 352 एक्टिव होगा तो उस स्थिति में अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़ के बाकी सारे आर्टिकल्स को हम लोग बैन कर सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का मौलिक अधिकार के जो भी पॉइंट्स हैं वो। अब देखते हैं नीति निर्देशक तत्व में क्या क्या पॉइंट है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्याय में बाध्यकारी नहीं है। यानी कि सिंपल सी बात है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व अगर लागू नहीं होता है तो हम लोग न्यायालय जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक है और जो हम लोग के मौलिक अधिकार थे सरकार के लिए ऋणात्मक थे।
तीसरा पॉइंट है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व समूह में राज्य को कार्य करने का निर्देश देता है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसे भाग 4 में रखा गया है। यह नैसर्गिक नहीं होता है तथा सरकार इसे लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। जबकि मौलिक अधिकार में अगर लागू नहीं होता है तो हम लोग न्यायालय जा सकते हैं, यानी कि न्यायालय मौलिक अधिकार के क्षेत्र में संरक्षण प्रदान किए हुए हैं। फिर एक यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय तथा वाद योग्य नहीं है। 5वां पॉइंट, यह सरकार के अधिकार को बढ़ा देता है अर्थात धनात्मक है, जबकि मौलिक अधिकार क्या था कि वो सरकार की शक्ति को घटा देता है अर्थात वो ऋणात्मक थे। इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है, यह निलंबित नहीं हो सकता है और यह समाज के भलाई के लिए, मौलिक अधिकार भी समाज के भलाई के लिए थे। तो ये जो हम लोग का हो गया मुख्य अंतर हो गया राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में और मौलिक अधिकार में। तो हम लोग अंतर ही पूछा गया था। अब है क्या कि भारतीय संविधान के अनुसार वस्तुतः मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व की व्याख्या एक ही आधार पर की गई है। तो हम लोग शुरू में ही पढ़ें कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनका भी मुख्य उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, जबकि मौलिक अधिकार का भी मुख्य उद्देश्य क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। यानी कि दोनों अगर देखा जाए तो दोनों का लगभग उद्देश्य क्या है, सेम है, क्योंकि दोनों के लक्ष्य एक ही हैं, व्यक्तिगत निर्माण करना। ऐसी स्थिति में सफल लोकतंत्र और जन कल्याण की स्थापना करने के लिए दोनों के बीच संतुलन अनिवार्य होता है। तो अगर दोनों को संतुलित रूप से अगर चलाया जाए, दोनों को संतुलित रूप से अगर व्यवहार में लाया जाए तो ही हम लोग एक लोक कल्याणकारी राज्य या फिर जन कल्याण की स्थापना करने में सफल होंगे। अगर न्यायिक दृष्टिकोण का बात किया जाए तो न्यायिक दृष्टिकोण से प्रायः मौलिक अधिकार को वरीयता देना रहा है, क्योंकि न्यायालय मौलिक अधिकार को निर्देशक तत्वों के सिद्धांत पर वरीयता देने के पक्ष में रही है। यानी कि न्यायालय का मानना है कि मौलिक अधिकार जो है दिया गया हम लोग का, वो सारा मौलिक अधिकार, यानी कि 6 मौलिक अधिकार होना ही चाहिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो ना हो, मौलिक अधिकार होना ही चाहिए, क्योंकि न्यायालय भी मौलिक अधिकार को संरक्षण प्रदान किए हुए हैं। हमारे संविधान में न तो न्यायालय श्रेष्ठ है और न ही संसदीय परंपरा, ये भी पता है, क्योंकि सबसे ऊपर कौन है, संविधान। ऐसी स्थिति में मौलिक अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में किसी को श्रेष्ठ करना सही प्रतीत नहीं होता। तो सिंपल सा अगर हम लोग न्यायालय का दृष्टिकोण देखें तो न्यायालय क्या बोलते हैं कि मौलिक अधिकार को अधिक वरीयता देना है मौलिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, लेकिन हम लोग का संविधान क्या सर्वोपरि है, यानी कि वो न्यायालय से भी ऊपर है। तो इसी स्थिति में अगर हम मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व किन्हीं भी दोनों में से किन्हीं एक को श्रेष्ठ कहना सही प्रतीत नहीं होता। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि टकराव की स्थिति में भाग 4 को वरीयता देना अधिक श्रेष्ठ होगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अगर टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है तो उस स्थिति में भाग 4 को, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को वरीयता देना अधिक श्रेष्ठ होगा। और दोनों के श्रेष्ठता के संबंध में समय समय में कुछ वाद आते रहे, जिनमें से कुछ वाद निम्नलिखित हैं। तो संविधान के अकॉर्डिंग अगर हम लोग सोचें तो दोनों में से किसी को भी श्रेष्ठ कहना उचित नहीं है, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा कि अगर दोनों के बीच में मतभेद उत्पन्न होता है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार के बीच में अंतर उत्पन्न होता है, तो उस स्थिति में भाग 4 यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को अधिक वरीयता देना चाहिए। तो और समय समय पर कुछ वाद विवाद भी होते रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो एक केस है सुप्रीम कोर्ट वर्सेस चंपक दोराईजन नामक मामला। इसमें क्या था कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे वे न्यायालय में बाध्यकारी नहीं होगा, क्योंकि इसमें बोला गया था कि मौलिक अधिकार में जो भी अधिकारों का वर्णन किया गया, अगर उनका हनन होता है तो उसके खिलाफ न्यायालय लिख जारी कर सकता है। तो ऐसी स्थिति, और जबकि भाग 4 में ऐसा कुछ मेंशन नहीं था, इसीलिए भाग 4 को भाग 3 जैसा श्रेष्ठता प्रदान करना उचित नहीं होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो सुप्रीम कोर्ट वर्सेस चंपक दोराईजन के मामले में क्या आया कि जो भाग 3 का अगर हनन होता है तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट लेख जारी करता है, लेकिन भाग 4 के केस में ऐसा नहीं था। तो इसी स्थिति में भाग 4 को भाग 3 की जैसी वरीयता देना सही नहीं था। तो उच्चतम न्यायालय के चंपक दोराईजन नामक मामले में कहा गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि भाग 4 न्यायालय में वाद्य योग्य नहीं है, क्योंकि मौलिक अधिकार में वर्णित अधिकारों का हनन होने पर न्यायालय लेख जारी कर सकता है। अतः भाग 4 को भाग 3 जैसी श्रेष्ठता प्रदान करना उचित नहीं होगा। ये पहला केस हो गया। अब दूसरा है, साथ ही इसमें क्या बोला गया कि राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है यानी कि भाग 4 को मौलिक अधिकारों के द्वारा जो भी निर्धारित सीमा है उसी के अंदर लागू किया जाना चाहिए, उससे बाहर नहीं। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकार के अनुरूप चलानी चाहिए, अर्थात न्यायालय भाग 3 को अधिक श्रेष्ठ ठहराता है। यानी कि सिंपल सा भाग 4 को भाग 3 के लिमिट में रहकर ही लागू करना चाहिए। अगर कुल मिला के ऑल ओवर देखा जाए तो न्यायालय यह कहना चाहता है कि भाग 3 जो है वो भाग 4 से श्रेष्ठ है। तो ये हो गया हम लोग का चंपक दोराईजन मामला। अब आएगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य।
तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, इससे भी मौलिक अधिकार की पवित्रता को दोहराई और कहा गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसी भी परिस्थिति में भाग 3 पर अतिक्रमण नहीं कर सकता। यानी कुल मिला के इसमें भी क्या बोला गया कि भाग 3 भाग 4 से श्रेष्ठ है, जबकि मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर अतिक्रमण कर सकता है। और मौलिक अधिकार जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर अतिक्रमण कर सकता है, जिसका स्पष्ट प्रमाण 93वां संविधान संशोधन देता है। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो केस था उसमें क्या हो गया कि उसमें बताया गया सरकार की भाग 4 जो है वो किसी भी स्थिति में भाग 3 पर अतिक्रमण नहीं कर सकता, लेकिन भाग 3 भाग 4 पर अतिक्रमण कर सकता है। इसका एग्जाम्पल 93वां संविधान संशोधन देता है। अब आता है बेला बनर्जी बनाम बंगाल राज्य। तीसरा केस आ गया क्या, बेला बनर्जी बनाम बंगाल राज्य, जो कि भाग 4 को सरकार लागू करने की कोशिश नहीं करती, जबकि भाग 3 को लागू करना सरकार के लिए बाध्यकारी होता है, अर्थात मौलिक अधिकार अधिक श्रेष्ठ है। तो इसमें बेला बनर्जी बनाम बंगाल केस में क्या हो गया, इसमें डिसीजन आया क्या कि जो भाग 3 है अगर वो लागू नहीं होता है तो उसको लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन भाग 4 लागू नहीं होता तो उसमें सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। तो अगर ऐसी स्थिति में देखा जाए तो भाग 3 को फिर से श्रेष्ठ ठहराया गया। यानी कि जो तीनों केस आ गया, बेला बनर्जी बनाम गोलकनाथ और हो गया चंपक दुराई राजन, इन तीनों मामले में अगर देखा जाए तो भाग 3 को अधिक श्रेष्ठ बताया गया। इसके बाद आता है केशवानंद भारती। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के निर्णय के द्वारा बतलाया गया कि संसद द्वारा भाग 4 को भाग 3 पर प्राथमिकता देने का प्रयास और फैसला लगभग विफल है। यानी कि केशवानंद भारती और केरल राज्य इन दोनों के बीच में जो विवाद हुआ उसमें संसद द्वारा भाग 4 को भाग 3 पर प्राथमिकता देने का जो प्रयास था वो विफल रहा। इसी संदर्भ में बतलाया गया कि संसद संविधान के मूल ढांचे को बनाए रखकर संशोधन कर सकता है। केशवानंद भारती से एक नया रिजल्ट क्या निकला कि संसद जो है वो संविधान में परिवर्तन कर सकता है, लेकिन उसके मूल ढांचे को बनाए रखना उसके लिए बाध्यकारी होगा, मतलब बाध्यता है कि संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। भाग 3 और भाग 4 के श्रेष्ठता के संदर्भ में न्यायालय के बाध्य भाग 3 को श्रेष्ठ साबित की, लेकिन संवैधानिक दृष्टि से देखा जाए तो दोनों सिद्धांत एक दूसरे के पूरक है, जिसकी स्पष्टता मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ में दिखाया गया। यानी कि अभी तक जितना भी केस आया हर केस में यही दिखाया गया कि भाग 3 जो है वो क्या है, श्रेष्ठ है भाग 4 से, लेकिन अगर संवैधानिक दृष्टि से देखा जाए तो दोनों सिद्धांत एक दूसरे के पूरक है, यानी कि दोनों में से कोई भी एक के बिना नहीं चल सकता है। और इसके बारे में स्पष्ट जानकारी हम लोग को मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ से पता चलता है। अर्थात भाग 3 भाग 4 से श्रेष्ठ है, यह कहना तर्कसंगत नहीं होता। तो अगर हम इन केस के आधार पर बोले तो भाग 3 भाग 4 से श्रेष्ठ है, लेकिन यह तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता, क्योंकि मिनर्वा मिल्स केस और भारत संघ में दिखाया गया है कि लगभग दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक है। केशवानंद भारती से क्या सबसे इम्पोर्टेंट निकल गया कि संसद जो है वे संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन उनके मूल ढांचे को बनाए रखना होगा। तो यह कहना तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सहायक हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो जो यहाँ पे मिनर्वा मिल्स और भारत संघ था, इसमें क्या डिसीजन आया था कि जो संसद को जो संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है वो सीमित मात्रा में रहेगी। इसके साथ ही साथ जो मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व है दोनों में सामंजस्य स्थापित करना होगा, और कुछ मामला में मूल अधिकार को ऊपर बताया गया था, और साथ ही साथ पुनर्लोकन करने की भी शक्ति प्रदान की गई थी। अब आता है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। तो सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्रशासन का आधार मूल सिद्धांत माना, और इसे भाग 3 के माध्यम से ही क्रियान्वित किया जा सकता है, क्योंकि दोनों का लक्ष्य एक ही है और इन लक्ष्यों को मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो सज्जन सिंह और राजस्थान राज्य में क्या हो गया कि प्रशासन का आधार जो है यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व को ही माना गया है, और भाग 3 के माध्यम से ही इसको क्रियान्वित किया जाएगा। यानी कि जो भाग 4 है उसको भाग 3 के माध्यम से ही क्रियान्वित किया जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों का लक्ष्य, दोनों का टारगेट क्या है, सेम है, एक कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना। और इसी को देखते हुए भाग 3 और भाग 4 के बीच संतुलन स्थापित करना, इन्हीं लक्ष्यों को मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसी को देखते हुए भाग 3 और भाग 4 के बीच संतुलन स्थापित करना भारतीय संविधान की आधारशिला रही है। तो हम लोग का जो क्वेश्चन था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में अंतर, तो हम लोग उसको देख लिए कि दोनों में क्या डिफरेंस है, साथ ही साथ कौन सा महत्वपूर्ण है। तो कौन सा महत्वपूर्ण है, इसके लिए हमने बहुत सारे केस देखे, जिससे बहुत सारा हमें पता चला कि
कि सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि भाग 3 भाग 4 से ऊपर है, लेकिन फाइनली रिजल्ट आ रहा है क्या कि अगर हम लोग संवैधानिक दृष्टिकोण से देखें तो हम लोग भाग 3 और भाग 4 दोनों में से किसी को भी ऊपर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों का उद्देश्य क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो इस प्रकार से हम लोग का ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। और इसी के साथ जो हम लोग का चैप्टर 4 था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, उसमें लगभग सभी क्वेश्चन हो गए, बस एक क्वेश्चन रह गया है समान नागरिक संहिता। तो इसको भी अगली वीडियो में कंप्लीट कर दिया जाएगा और ये चैप्टर 4 पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके थ्रू आप ऐड हो सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।